जी मेरे बच्चों, तो आपने पहला लेक्चर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का सुना और आपने बहुत सारी बेसिक चीज़ें जान, आपको पता चल गया है कि क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। आज की इस वीडियो में आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। नंबर 1 साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, जिसको ब्रीज स्कीम बोलते हैं। नंबर 2 कैल्विन साइकिल एंड नंबर 3 हम रूबिस्को का रोल और कुछ DCT-IP के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और हमारे इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बेटे कल मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बताया था और आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 आपको यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। प्यारे बच्चों, इस फोटो सिस्टम 2 को, अच्छा ये याद रखना, ये जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, मगर हमें कहीं से आपको बताने के लिए हमें कहीं से शुरू तो करना है, इसीलिए आई एम स्टार्टिंग दिस विथ फोटो सिस्टम 2। बेटे जब फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट पड़ती है, ये देखिए ये लाइट आई और जब ये इसके रिएक्शन सेंटर पर पड़ती है तो इसका रिएक्शन सेंटर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। ये आपको हाईलाइटेड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पहले से ही इस इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए बैठे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अब ये मेरी एक एक बात आंसर का एक एक पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, सनलाइट फॉल्स या photons energy falls on the photosystem 2 and their reaction center chlorophyll A excites an electron and a point. Number 2, after excitation their electron is carried by the electron acceptors जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, and these electron acceptors start transporting this electron to each other. एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एनर्जी दे रहा होता है। अब इस एनर्जी को यूटिलाइज करने आता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वो कहते हैं अरे भाई यहाँ इतनी एनर्जी है तो सही, तो क्यों ना हम इस एनर्जी को यूज करें और अपना तीसरा फॉस्फेट जो हमसे बिछड़ चुका था, जो हमसे दूर जा चुका था, हम उसको अपने साथ मिला लें। वो इस एनर्जी को यूज करते हैं, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं और ATP बन जाता है। ये ATP हमारा पहला प्रोडक्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? जैसे फोटो सिस्टम 2 एक्साइट होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही फोटो सिस्टम 1 भी यही काम कर रहा है प्यारे बच्चों। ये देखिए फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की कंपनसेशन इस इलेक्ट्रॉन से मिल गई जो फोटो सिस्टम 2 से आ रहा था। ठीक से बताता हूँ, फोटो सिस्टम 1 के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करता है फोटो सिस्टम 2 से आने वाला इलेक्ट्रॉन, जो आते आते रास्ते में ADP बना आया है, दान कर आया है इसको ये एनर्जी के, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, बन जाओ फिर से ATP, बांटो फिर से एनर्जियां। सुभान अल्लाह, स्पिरिचुअलिटी है इसके अंदर। अच्छा, ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन आया, क्या हुआ था सा, ओके कोई बात, इसको रॉ ही हमने अपलोड करना है, हमने इसको अनएडिटेड जाने दे। अच्छा, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आया और इसने इसको कंपनसेट कर दिया। यहां से फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं और पीछे से और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बेटे हमारे पास यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की कंपनसेशन हमने आपको बता दी, मगर ये जो हमारा फोटो सिस्टम 2 था, हमने इसके बारे में तो बात ही नहीं की। इसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसकी कंपनसेशन कहाँ से हो रही है? तो बेटे वहाँ हो रही है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी टूट रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। जब पानी टूटता है तो ऑक्सीजन निकलती है और ये ऑक्सीजन वो है बेटे जो लिबरेट हो जाती है, जो हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है। ATP एक प्रोडक्ट आया, एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। पानी आया, पानी टूटा, ऑक्सीजन उड़ी। वहाँ बचपन में पढ़ते थे ना, चिड़िया उड़ी कौवा उड़ा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन उड़ी, निकली ऑक्सीजन यहाँ से, पीछे क्या रह गया? हाइड्रोजन रह गया। पीछे क्या रह गया? हाइड्रोजन रह गया। अब ये जो हाइड्रोजन है बेटी, ये हाइड्रोजन टूटेगा और जब टूटेगा तो दो चीजें बनेंगी। एक बनेंगे, ओहो, एक बनेगा प्रोटॉन
और एक बनेगा इलेक्ट्रॉन, एक बनेगा प्रोटॉन, एक बनेगा इलेक्ट्रॉन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये इलेक्ट्रॉन बेटे ये देखिए एरो हेड नजर आ रहा है आपको यहां से, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लोरोफिल ए के पास जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है। मैंने कहा ना, हमने बात कहाँ से स्टार्ट की थी भाई, फोटो सिस्टम 1 को तो कंपनसेशन मिली फोटो सिस्टम 2 से, फोटो सिस्टम 2 को कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो फोटो सिस्टम 2 को जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो मिल रहा है पानी के ब्रेक डाउन से, पानी के टूटने से। बल्कि मुझे यहाँ पे वो गाना याद आ गया, बारिश के आने से तेरे भीग जाट, तड़पना दिल का देखा तेरे क्या घबराने से। ये मेरी टीम में से किसी को ये गाना नहीं आता बेटे, अगर आपने ये गाना सुना तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अच्छा, अब आपको पता चला पानी टूटा तो क्या हुआ? पानी टूटा, ऑक्सीजन उड़ी, हाइड्रोजन टूटी, इलेक्ट्रॉन कंपनसेट हुआ, तो इस प्रोटॉन का क्या होगा? ये प्रोटॉन्स यहां पर जमा होने लगेंगे, प्रोटॉन्स का यहां पर क्लाउड बनने लगेगा, प्रोटॉन्स का यहां पर बादल बनने लगेगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहां हाई हो जाएगी। और जाहिर है जब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो ये चैनल प्रोटीन में से बेटे मूव आउट करना चाहेंगे, ये चैनल प्रोटीन में से मूव आउट करना चाहेंगे। इस चैनल प्रोटीन के दहाने पे हमारा एटीपी सिंथेटेज जो है वो घात लगाकर, वो दाव लगाकर बैठा है कि आने दो किसी प्रोटॉन को, मैं उसकी मूवमेंट की एनर्जी को यूज करूंगा और वहां पर भी फॉस्फोरिलेशन कराऊंगा। वहां पर भी उसने पहले से एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बिठाया होता है और उनको बिठा के कहता है कि वेट करो, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, थोड़ा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, थोड़ी देर में प्रोटॉन अंदर से बाहर आएगा और मैं उसकी एनर्जी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा और तुम एटीपी बन जाओगे। ये है दूसरे लेवल पर जहां एटीपी बन रहा है। दोबारा से देखते हैं, पानी टूटा, ऑक्सीजन उड़ी, हाइड्रोजन टूटा, इलेक्ट्रॉन कंपनसेट हुआ, प्रोटॉन्स का यहां पर क्लाउड बन गया और ये प्रोटॉन का क्लाउड इस चैनल प्रोटीन में से निकलता है और कहां जा रहा है? स्ट्रोमा में जा रहा है, क्योंकि ये जगह है स्ट्रोमा, ये जगह है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ये जो प्रोटॉन्स जा रहे हैं इनके साथ क्या होगा? अभी भी प्रोटॉन्स को यहीं रखें और दोबारा मेरे साथ ऊपर चलिए। अभी तक जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। स्टेप सुनिए, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना, पानी का टूट के इलेक्ट्रॉन कंपनसेट होना, इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का फोटो सिस्टम 1 तक जाना और रास्ते में एटीपी बनाना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। मगर यहां कुछ नई चीज भी होती है जिसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बेटे जब फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं होती है, सो कभी ज़्यादातर वो फॉल बैक कर जाता है। कहाँ फॉल बैक कर जाता है? वो दोबारा फॉल बैक कर जाता है इन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से आ रहा है या फोटो सिस्टम 2 से आ रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। अगर और जब वो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर एक्साइट हुआ, अब जरा इमेजिन करें, एक्साइट हुआ, दोबारा नीचे प्रोटीन के बाद प्रोटीन फिर इसको फोटो सिस्टम 1 को दे, फिर एक्साइट हुआ, फिर वो इसको दे रही है, फिर फोटो सिस्टम 1, फिर एक्साइट हुआ, फिर वो उसको दे रही है, फिर फोटो। एक साइकिल चल पड़ता है, एक साइकिल चल पड़ता है, इसे कहते हैं साइकिल। और इस साइकिल के चलने में फिर इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी एनर्जी दे रहे हैं, वहां पर फिर एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गए कि चलो यार एनर्जी मिलेगी, हम एटीपी बना लें। साइक्लिक फोटो यानी लाइट की वजह से फॉस्फोरिलेशन होगी और साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में बन क्या रहा है? सिर्फ एटीपी। बना कौन रहा है? सिर्फ फोटो सिस्टम 1। और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। मगर हद है, पीछे से इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन फॉल बैक कर रहे हैं, तो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स ने कहीं ना कहीं तो जाना ही है ना प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आगे आ जाएंगे स्ट्रोमा में। इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में आए हैं
और साथ ही प्रोटॉन जो यहाँ स्ट्रोमा में आए हुए थे, इन दोनों का दोबारा से संगम हो जाएगा, इनका दोबारा से मिलन हो जाएगा और ये दोबारा से मिलकर हाइड्रोजन बना देंगे। और याद रखिए, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बनता है वहाँ हाइड्रोजन को लिफ्ट देने के लिए मोटरसाइकिल पे एक चीज़ आ जाती है, और आपको पता है वो क्या होती है। रेस्पिरेशन में वो NAD था, यहाँ पर वो NADP है। वो कहता है अरे वो हाइड्रोजन रुको ज़रा, तुम्हें कहाँ जा रहा है? कैल्विन साइकिल में मैं लेके जाता हूँ तुम्हें, आओ बैठो पीछे मेरे, मैं उधर ही जा रहा हूँ कैल्विन साइकिल में, तुम्हें छोड़कर आ जाऊँगा। हाइड्रोजन कहती है शुक्र है भगवान, इस वक्त मुझे कोई लेने आ गया। तो ये हाइड्रोजन NADP के साथ मिलती है, रिड्यूस्ड NADP बनता है और ये यहाँ से चले जाते हैं। ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट आया है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। इसको जी स्कीम भी कहते हैं। जी इस तरह से, ये देखो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और कैरियर से गुजर रहा है और फिर एक्साइट हो रहा है। ओवरऑल आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में क्या लिखना है, इस पे बेटे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ सकता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोल ऑफ प्रोटॉन, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स, रोल ऑफ स्टार्क पार्टिकल्स, वो कुछ भी पूछ सकता है। ये सब डाटा आपको पता हो तो आप इसके बारे में बता दो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, साइकी है कि वो जिस चीज़ के ऊपर पैटर्न पे चीज़ों को याद करता है उसको आदत होती है कि वो वहीं से उसको रिकॉल कर पाता है आसानी से। अब नीचे मैंने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का एक कंपैरिजन भी दे दिया। बड़े को बस सवाल आएंगे बेटे आपको इसके कंपैरिजन के, करे क्वेश्चन आता है सॉल्व कर। नीचे कंपैरिजन दे दिया, नॉन साइक्लिक में क्या क्या होगा और साइक्लिक में क्या क्या होगा। अब हम एक अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलेंगे। और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा यार इनके तुम स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये वही बातें हैं जो मैंने पहले बताई, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? ये आपकी बुक की है, जी स्कीम ये बुक वाली है। ठीक है, इसको भी देख लेना, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये लो फोटो एक्टिवेशन का, और ये क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछ लेता है प्रोडक्शन ऑफ NADPH, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आप रीड करोगे, ये वही सारी बातें जो अभी आपको सर से आते हैं समझाने। शुक्र करिए कि आप स्लेट पर आ गए, इंशाल्लाह ताला अब आपका ये मसला नहीं रहेगा। आपके प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम, आपके गम हमारे गम हो। मगर आपकी खुशियाँ आप ही की हैं। बच्चों का स्टार आता है, बाद में फ़ोन करके बताते हैं। बाद बच्चे तो इतने अच्छे होते हैं, वो फ़ौरन फ़ोन करेंगे, सर साहब मेरा स्टार आ गया आपकी वजह से। बाद बच्चों को खुद जाके पूछना पड़ता है कि पॉइंट क्या आया आपका। ये ले जी, प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जब भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको याद करें मज़े से। अच्छा जी, अब अगली बात हम करने वाले हैं, और अगली चीज़ जो बेटे हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ये बात पढ़ाते हुए कई बड़े बड़े टीचर्स ने ये कहा है कि हम एग्री नहीं करते कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। मैं करता हूँ एग्री। क्योंकि इनको लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट कहने का मकसद ये नहीं है कि ये कह दिया जाए कि ये फ़लाँ फ़िरका है और ये फ़लाँ फ़िरका है। मकसद ये है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट। लाइट इंडिपेंडेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट नहीं होती, वो रात के वक्त पूरे होते हैं, इसीलिए वो लाइट से इंडिपेंडेंट है। अब वो कहते हैं नहीं, अगर लाइट डिपेंडेंट ना हो तो फिर इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? तो वो सबको ही पता है, इसमें कोई डीप फिलोसफी नहीं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। और बेटे ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो कहाँ रहे हैं? ये हो रहे हैं स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है वो स्ट्रोमा है। प्यारे बच्चों, आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसमें इसकी 3 बड़ी स्टेजेस हैं। नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आए और सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी उसकी। नंबर 2 रिडक्शन, इसमें ATP भी यूज़ होंगे
और इसके अंदर NADPH अपने हाइड्रोजन भी दे देगा। एंड नंबर 3, रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये 3 स्टेजेस हैं जिसको कि आपने याद करना है। डायरेक्टली चलते हैं, इसको देखिए कितना ख़तरनाक लग रहा है। ये लग रहा है ना ख़तरनाक, लेकिन आपने घबराना नहीं, आपको पता है घबराना नहीं है। अभी इसको आसान कर देते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, ये सब कुछ स्ट्रोमा में हो रहा है। नंबर 2, इसमें हमारे पास इंडिविजुअल सबसे पहले इंटरमीडिएट कौन सा मौजूद है, हमारे पास इंडिविजुअल इंटरमीडिएट मौजूद है, उसका नाम है RUBP। और RUBP के पास 5 कार्बन होते हैं और एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रूबिस्को। ठहरो मैं इसको यहां पर नया ही बना देता हूं। हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है RUBP और ये RUBP का नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। RUBP में 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन होते हैं। हमारे इस RUBP को एक एंजाइम, बहुत ही प्यारा और दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को इस RUBP को क्या करता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवा देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि एक 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इसका नाम है 6 कार्बन वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये अनस्टेबल होता है तो ये बनते साथ ही टूट जाता है। और यहां तक हमने आपको क्या स्टेप पढ़ाया, यहां पर हमने आपको पढ़ाया है जो स्टेप है उसका नाम था कार्बोक्सिलेशन। टन टन कार्बोक्सिलेशन, टन टन यहां हो गई है। ओके, तुम क्या लिखी जा रहे? हाँ चल, क्योंकि मैं तो है ही, मैं तो बताया कि मैं तो अपने बच्चों को रॉ फॉर्म में ही लूँगा, अनएडिटेड वर्जन जाएगा। अच्छा, ये जो जवाद साहब और ख्वाजा साहब है ना, इन्होंने एडिटर बिठाया होता है और वो जहाँ पे इन्होंने कट देना होता है, जहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, ये जो है ना वो इस तरह से। लेकिन मैं दरवेश आदमी हूँ, आपको पता है। कार्बोक्सिलेशन हो गई। अब ये जो 6 कार्बन का अनस्टेबल इंटरमीडिएट है ये टूट जाता है और जब ये टूटता है तो हमारे पास एक चीज़ बन जाती है जिसको हम कहते हैं GP, ग्लिसरेट फॉस्फेट, GP। और ये GP में क्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन प्लस एक और बनता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 GP बन जाते हैं। ये 2 GP बन गए। अब इन 2 GPs को एक और चीज़ में, ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी TP बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ATP इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इसमें। चलो ATP रेड से बना लेता हूँ। इसमें आपको ATP डालने पड़ते हैं और ये ATP किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। और आपको यहाँ पर डालने पड़ते हैं NADPH, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू NADP। ये क्या हो रहा है, ये स्टेप हो रहा है रिडक्शन। पहले क्या हुई है, कार्बोक्सिलेशन। यहां पर क्या स्टेप हो रहा है, रिडक्शन। हो गई रिडक्शन। अब ये क्या होता है, कुछ TP यहां से बाहर निकल जाते हैं और वो बनाते हैं
हेक्सोज शुगर, वो बनाते हैं अमाइनो एसिड्स, और वो बनाते हैं फैट्स यानी फैटी एसिड्स वगैरह। और कुछ टीपी को यहां से वापस जाना पड़ता है, दोबारा आरयूबीपी में कन्वर्ट होना पड़ता है, और इसके लिए प्यारे बच्चों दोबारा से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतना ज्यादा ब्रॉड क्यों लिखा है? ये लोग को मिटा देते हैं। एटीपी से बन रहा है एडीपी, के साथ आ रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब एक टीपी में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। एक टीपी में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और हेक्सोज में, चलो जी इसमें हम यहाँ पर रहते हैं, एक टीपी के पास है 1 2 3 कार्बन है, और अगर इसने हेक्सोज बनाना है तो इसको 1 2 3 प्लस 1 2 3 कार्बन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे साइकिल को 2 बार चलाना पड़ेगा एक ग्लूकोज बनाने के लिए। कैल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं। अब आओ जरा इसकी एक नई डायमेंशन आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको इसके काउंट के बारे में बताता हूं, काउंट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट। बेटे ये जो आपके पास आरयूबीपी थे, ये आरयूबीपी 1 नहीं था, ये आरयूबीपी थे 3। 3 × 5 आपके पास टोटल यहां पर कार्बन कितने थे? 15। टोटल कार्बन कितने थे? 15। हमारे पास यहां पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड एडजस्ट हुए? 3। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 3 और 3, ये कितने अनस्टेबल इंटरमीडिएट बने? 3। इसका मतलब हमारे पास कितने जीपी बने? 6। इसका मतलब हमें कितने एटीपी इन्वेस्ट करने पड़े? 6। इसका मतलब कितने एनएडीपीएच इन्वेस्ट करने पड़े? 6। इसका मतलब हमारे कितने टीपी बने? 6। एक टीपी यहां से बाहर निकल गया, एक टीपी यहां से बाहर निकल गया, और पीछे हमारे पास कितने टीपी बचे? 5 टीपी। और एक टीपी में कितने कार्बन है? 3। इसका मतलब इसके पास भी कितने कार्बन थे? 15। अब इन 3 जो हमारे पास 5 सेट्स थे 3 कार्बन वालों को कन्वर्ट कर दिया इनटू 3 सेट्स ऑफ 5 कार्बन में, और उसके अंदर यहां पर हमारे पास एटीपी इन्वेस्ट हो गया। उसमें हमारे पास यहां पर एटीपी इन्वेस्ट हो गया। सो हमारे पास एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें इस कैल्विन साइकिल को 2 मरतबा घुमाना पड़ता है। इस कैल्विन साइकिल को 2 मरतबा घुमाना पड़ता है, और 2 बार घुमाते हैं तो हमारी गेम ये से हो जाती है, हमारा काम सेट हो जाता है। ठीक है, तो बेटे ये था हमारे पास कार्बन लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आज की वीडियो में इतना ही। थर्ड वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और वहाँ पर हम बहुत ही सिंपल बातें करेंगे। डीसीपीआईपी की बात करेंगे, वहाँ हम बात करेंगे आपके क्रोमेटोग्राफी की, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, और वहाँ पर बात करेंगे हम आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखो। स्लेट को ज़रूर सब्सक्राइब कराओ, अपने सारे दोस्तों को स्लेट का बताओ, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है। आप ही के फैसिलिटेशन के लिए हम ये काम करें, और आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे चैंपियन ज़रूर और ज़रूर ए स्टार लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी स्पिरिट्स हाई रखें। पाकिस्तान और जिंदाबाद बोल रहे हैं यार।